हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका हम नीट प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से किस टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है फॉर द सेल रिएक्शन। एक सेल रिएक्शन दे रखी है Fe3+ 2I- Fe2+ और I2। तो बच्चों यहां पर आपको सेल पोटेंशियल दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है और पूछा है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सेल रिएक्शन विल बी, और साथ में फैराडे कांस्टेंट भी दे रखा है। तो डेल्टा जी की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो डेल्टा जी की वैल्यू मालूम करने के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा जी, अच्छा स्टैंडर्ड रखो इसे, -NF E0 सेल, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। अब देखो माइनस, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, यानी n इक्वल टू हो जाएगा 2। तो 2 इंटू फैराडे कितना है 9600, ई सेल की वैल्यू कितनी है 0.24। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा -46320, और ये होती है वैल्यू बच्चों जूल पर मोल, ठीक है। तो इसको आपको किलो जूल में चेंज करना है, तो बच्चों हो जाएगा -46.32 किलो जूल पर मोल। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। नेक्स्ट हमारे पास है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे रखा है, जिसमें ZnSO4 की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और CuSO4 की कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है, ठीक है। और इस सेल को हमने E1 सेल दिया, बाद में बोला कि हमने ZnSO4 की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दिया, इतना कर दिया, और CuSO4 की कॉन्सेंट्रेशन को इतना कर दिया, तो वो जो सेल E2 बनेगा। अब ये बोल रहा है कि E1 और E2 के बीच में क्या रिलेशन है, तो देख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास है E1 के लिए सेल पोटेंशियल काउंट करना, तो हम इसका यूज करेंगे कहां पर, नेक्स्ट इक्वेशन। तो नेक्स्ट इक्वेशन बच्चों क्या थी हमारे पास, ई सेल इक्वल टू नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n, और यहां पर था बच्चों लॉग, ऊपर आएगा हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास E1 सेल जो हमारा ZnSO4 और CuSO4 वाला है, Zn की 0.01 दे रखी है, ठीक है बच्चों। तो देखो E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 बाई n का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। 2 ऊपर लिखेंगे बच्चों Zn++ की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे लिखेंगे Cu++ की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अच्छा इतना तो सेम रहने वाला है, केवल मैं इसको चेंज करता हूं बस, है ना। अब देखो यहां पर आ जाएगा बच्चों लॉग, Zn की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.01 बाई 1। तो यहां पर फिर हमें आगे करेंगे तो आ जाएगा बच्चों log 1 बाई 100, ठीक है। और log 1 बाई 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, log 1 माइनस log 100, ठीक है बच्चों। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी, है ना बच्चों। तो अब देखो ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू -2, है ना। अल्टीमेटली हमारे पास जो ई सेल आ जाएगा, देखो ई सेल इक्वल टू E0 सेल प्लस 0.0591। तो हमारे पास एक ई सेल की वैल्यू ये आ गई है, इसको हम 1 मान ले या E1 मान ले इसको, है ना, E1 मान ले। अब E2 की भी ऐसे निकालनी है, तो E2 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर E2, है ना, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 बाई n की वैल्यू कितनी है 2 आ जाएगी, अगेन लॉग, ऊपर इस समय बच्चों Zn की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, और CuSO4 की कितनी हो गई 0.01, ठीक है। अच्छा अब मैं केवल इतने पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूं लॉग वाले को, है ना। देखो 0.01 ऊपर था तो टोटल वैल्यू कितनी आई थी -2, तो 0.01 नीचे है तो इस समय वैल्यू कितनी आएगी 2, ठीक है।
तो यहां पर बच्चों देखो सीधे मैं निकाल रहा हूं ई सेल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 इंटू 2/2, 2 कटा, तो अल्टीमेटली हमारे क्या पास आई ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई है ना, यानी ये E2। तो बच्चों देखो यहां पर ई सेल में से हम वैल्यू घटा रहे हैं और यहां हम ई सेल में से वैल्यू जोड़ रहे हैं, इसका मतलब जो E1 है वो E2 से ज्यादा है, तो आंसर हो जाएगा E1 इज मोर देन E2, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर। तो देखो यहां पर सबसे पहले हम जो है बनाने के लिए रिएक्शन लिखेंगे, तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो हो जाएगा बच्चों H2, ठीक है, और H2 यहाँ पर गैस है। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई N, N की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है, लॉग प्रेशर ऑफ H2 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो H प्लस के कितने मोल है, यहाँ पर 2 मोल है, तो इसको हम 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो पहले इस लॉग वाले को सॉल्व करते हैं, तो आगे हो जाएगा बच्चों लॉग इक्वल टू PH2 बाई H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है प्योर वाटर की 10 की पावर माइनस 7, ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा 2। अच्छा एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, फॉर जीरो पोटेंशियल द PH2 इज इक्वल टू इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14 ATM, इतना होना चाहिए, तभी जाके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, आप देखो आगे लॉग 10 की पावर माइनस 14 बाई नीचे भी क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 14, तो यहां पर क्या हो जाएगा लॉग 0, ठीक, तो लॉग 0 का मतलब पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। तो यहां पर बच्चों हमारे पास जो PH2 का जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए 10 की पावर माइनस 14 ATM, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड है द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग ए करंट 3 एम्पियर। तो बच्चों मोलरिटी दे रखी है और करंट दे रखा है, लेकिन आपको टाइम मालूम करना है। तो सोडियम क्लोराइड का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें मिलता है Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, और Cl से हमें क्लोरीन गैस निकालनी है, तो Cl माइनस 2Cl माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा Cl2 गैस, है ना। तो बच्चों यहाँ पर N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, आपको मालूम है, तो हमें क्या निकालना है बच्चों T निकालना है, यार I की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर 3 एम्पियर है, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास जो फॉर्मूला वो कैसे आता है, देखो W इक्वल टू E यानी इक्विवेलेंट वेट बाई 96500 इंटू Q, ऐसा कुछ आता है ना। अच्छा यहाँ पर हमें पहले वेट निकालना है, तो मोल दे रखे हैं तो वेट निकालना आसान हो जाएगा, है ना। तो वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने बच्चों 0.1, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका, क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 71, तो बच्चों ये हो जाएगा 7.1 ग्राम, तो W हमें मालूम चल गया। तो अब इक्वेशन क्या होगी, देखो W इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इंटू Q की जगह में हम लिखेंगे बच्चों I इंटू टी बाई 96500, और अब हमें निकालना है T, तो क्या करेंगे हम, देखो W इंटू 96500 बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू I, ठीक है। तो W कितना हमारे पास 7.1, 96500 बाई इक्विवेलेंट वेट कितना हो क्लोरीन का, ये होता है 35.5 बाई 1 इलेक्ट्रॉन, तो 30.5 आ जाएगा, इनटू I कितना दे रखा हमें बच्चों 3 एम्पियर।
तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 6433 सेकेंड। और अगर आपको मिनट में चाहिए होते हैं तो बच्चों ये आ जाएगा 107.22 मिनट। तो कहां पर है 107, किसके नजदीक आ रहा है, 110 के नजदीक आ रहा है ना, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द ई सेल फॉर ए गिवन रिएक्शन हैज नेगेटिव वैल्यू, which of the following gives correct relationship between the value of delta G not and K equivalent? तो इक्विवेलेंट कांस्टेंट और गिव्स फ्री एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होगा अगर किसी सेल की ई नॉट वैल्यू नेगेटिव है? तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमारे पास है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो बच्चों अगर ई नॉट सेल नेगेटिव होगा तो ऑलरेडी डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा जी विल बी मोर देन 1, या हम बोल सकते हैं डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, दूसरा रिलेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई सेल के बीच में क्या रिलेशन है, देखो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी, और यहां आता है बच्चों लॉग के सी। के सी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, डेल्टा जी इस समय क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ई सेल नेगेटिव है। तो जब बच्चों डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो के सी की वैल्यू नेगेटिव होगी, सीधी सी बात है। यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो के सी बच्चों क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। तो के सी विल बी लेस देन 1। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ए, डेल्टा जी 0 से ज्यादा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, पूछा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय द करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 60 सेकेंड इज। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर होंगे वो हमें मालूम करना है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू यहां पर दे रखी है, और क्या क्या हमें दे रखा है बच्चों, एक तो हमें दे रखा है एम्पियर। एम्पियर कितना है, 1 एम्पियर है, आई की वैल्यू 1 एम्पियर, और टी की वैल्यू दे रखी है बच्चों 60 सेकेंड। 60 सेकेंड। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है W इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट बाई 96500 इंटू क्यू। ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट W के नीचे लिया हो तो क्या हो जाएगा, W अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू Q बाई 96500। ठीक है बच्चों। अच्छा, Q बाई Q का मतलब क्या होता है, I इंटू टी। तो I तो हमारे पास 1 और T था हमारे पास 60, तो 1 इंटू 60 बाई 96500। तो बच्चों जब करेंगे तो ये आता है 6 बाई 9650। ठीक है। अच्छा, जो W बाई इक्विवेलेंट वेट है इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो बच्चों, W बाई इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 6 बाई 9650 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो बच्चों ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 3.75 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। क्वेश्चन नंबर 7, जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस गैल्वेनाइजेशन आयरन बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। तो बच्चों देखो, जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन के ऊपर ताकि आयरन का बचाव हो सके, जैसा मैंने आपको कोरोजन में पढ़ाया था। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जिंक जो है आयरन से जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी जिंक आयरन के मुकाबले जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ज्यादा नेगेटिव है बजाय आयरन के। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा आंसर डी। और वैसे भी मैं आपको बता देता हूं, देखो जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर आता है Zn, और इसकी ई नॉट वैल्यू होती है 0.76 माइनस, है ना। और अगर मैं आयरन की बात करूं, आयरन 2++2 इलेक्ट्रॉन और आयरन आता है, तो बच्चों इसकी ई नॉट वैल्यू आती है -0.44,
साफ पता लग रहा है, जिसकी माइनस वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए डिवाइस दैट कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन एंड मीथेन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज। तो सेल के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो हाइड्रोजन और मीथेन फ्यूल की तरह यूज होते हैं, इसका मतलब दे आर यूज्ड इन फ्यूल सेल। आंसर हो जाएगा ए। 9, aqueous solution of which of the following compound is the best conductor of electricity। तो कंडक्टर कौन से होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? ये बी वाला। और एसिडिक एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन बच्चों ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। बाकी अमोनिया और फ्रक्टोज ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते, तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, when 0.1 mole of MnO4 is oxidized, the quantity of electricity required to completely oxidize MnO4 to MnO4। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो वहां पर जो है 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब कितना हुआ? 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो अब हम इसी फॉर्मूले के बेसिस पे पता करेंगे कि MnO4 से MnO4 बनता है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और किस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो देखो MnO4 से बन रहा है MnO4। यहाँ पर बच्चों Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +7 और यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +6। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब 1 मोल अगर MnO4 बनेगा तो इतनी ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ MnO4 बन रहा है तो 96500 इलेक्ट्रिसिटी कूलम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और वहां पर क्या दे रखा? 0.1 मोल। तो 0.1 मोल के कितना होगा? 0.1 इंटू 96500, ये काट दो और आपका काम बन जाएगा 9650। आंसर हो जाएगा 965 कूलम यानी सी। देखिए यहां पर पूछ रहा है द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस बाय द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस 5600 mlO2 एट STP विल बी। तो इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन जो है यहां पर कितना सिल्वर डिस्प्लेस होगा और रेफरेंस क्या दे रखा है कि इतने O2 इतने mlO2 डिस्प्लेस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमें यह पता करना है कि इतने mlO2 का वेट कितना होता है, तभी तो हम पता करेंगे सिल्वर का वेट। ठीक है, तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है कि 1 मोल ऑफ O2 में कितने वॉल्यूम होते हैं? 22,400 ml। ठीक है, अच्छा 1 मोल O2 का वेट कितना होता है? 1 मोल O2 का वेट होता है 32 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि 32 ग्राम O2 कितने ml के बराबर होगी? 22,400 ml। ये तो हुआ। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 22,400 ml O2 इक्वल टू 32 ग्राम, है ना। अभी हमें कितना ml दे रखा है? 5600 ml O2 दे रखा है ना। तो ये कितने के बराबर होगा बच्चों? देखो 32 इंटू 5600 बाई 22400। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा 8 ग्राम। इसका मतलब 5600 ml O2 का वेट कितना होता है? 8 ग्राम होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए जैसा हमने आपको फैराडे सेकंड लॉ बताया था, तो उसमें क्या होता है कि अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो अलग अलग इलेक्ट्रोड पर दी जाती है तो उनका जो मास डिस्प्लेस होता है वो उनके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। तो अब हम दोनों के इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे यहां पर। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मास ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2, है ना। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कैसे लिखेंगे हम? वेट ऑफ Ag बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag।
इक्वल टू वेट ऑफ O2 बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। ठीक है, अच्छा वेट ऑफ Ag हमें निकालना है, तो वेट ऑफ Ag हमें निकालना है। इक्विवेलेंट ऑफ Ag का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर वेट बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है 108 बाई 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है वेट ऑफ O2 कितना है 8 ग्राम दे रखा है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2, अच्छा यहाँ पर O2 होगा, सॉरी, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 कितना है हमारे पास 32 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं 4। कैसे आया देखो, Ag प्लस से हमें Ag बनाना है तो N इक्वल टू 1। O2 कैसे बना, H2O से बना O2। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, इसलिए मैंने लिखा 32 बाई। तो अब देखो बच्चों, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 32 कट जाएंगे। इसका मतलब जो हमारा वेट ऑफ Ag होगा वो 108 ही होगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ये वाला डी 108.0 ग्राम। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ए हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज मेड बाय डिपिंग प्लेटिनम वायर सॉल्यूशन ऑफ HCl of pH 10 and by passing hydrogen gas around the platinum wire at 1 atm pressure, the oxidation potential of electrode would be। तो बच्चों यहां पर देखो pH की फॉर्म में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, और वैसे आपने जो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ा होगा, तो वहां पे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होती है। तो वहां पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन से अलग है। पीएच दे रखा है तो कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है, तो उसके आधार पर हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, देखो H2 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो H2 कितना प्रेशर है 1 atm और 2H का pH कितना है 10, है ना, ये है। तो अब हम बच्चों नेक्स्ट इक्वेशन से इसके पोटेंशियल को निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो pH 10 दे रखा है, इसका मतलब 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10, क्योंकि 1 इंटू 10 की पावर माइनस pH। तो pH कितना है 10 दे रखा है, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10। अब नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो, तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई N, और यहां पर आ जाएगा बच्चों लॉग, ऊपर आ जाएगा हमारे पास H आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो H आयन कितने हैं 2 हैं, और नीचे आ जाएगा बच्चों H2। ठीक है, तो H2 बच्चों गैस है तो PH2 हम इसको लिखेंगे। अब मैं पहले इसको सॉल्व करता हूं, देखिए लॉग H आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है यहाँ पर 10 की पावर माइनस 10, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10 बाई, और PH का प्रेशर कितना है 1 है, तो मैं 1 ही लिखूंगा नीचे। ठीक है, तो बच्चों अब देखो E नॉट सेल, और ये बच्चों ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 0.0591 इंटू ये वाला 2 आगे आ जाएगा 2 बाई 2, एन की वैल्यू कितनी है 2, और यहां पर आ जाएगा बच्चों log 10 की पावर 10, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसमें, अब देखो बच्चों हाइड्रोजन आयन पोटेंशियल जो है स्टैंडर्ड कितना होता है 0 होता है, तो ई सेल की जगह में लिखेंगे 0 प्लस 0.0591 इंटू 10 आगे आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा 0.591, आंसर है बी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों यहां पर पूछा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन है जिसका हम 0.1 मोल एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, और इसकी मोलर कंडक्टेंस इतनी है 9.54। ठीक है, फिर दूसरा पूछ रहा है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसी सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस 238 है। तो हमें क्या मालूम करना है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मालूम करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एट द सेम कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड
इज 9.54, ठीक है। ऑल मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इस पर मोलर कंडक्टेंस कितनी दे रखी है बच्चों, 238, ठीक है। अच्छा, हमें निकालना है यहाँ पर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। तो अल्फा बराबर होता है बच्चों लैम्डा एम बाई लैम्डा नॉट एम इंटू 100। तो आप सीधे वैल्यू पुटअप कीजिए, तो लैम्डा एम कितना है 9.54 बाई 238 इंटू 100, और बच्चों ये निकल के आता है 4.008%, यानी 4%। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 14, यहां पर एक रिएक्शन दे रखी है ZnAg2OH2O, यहां पर क्या है Ag बन रहा है, Zn सोल्यूशन में आ रहा है और 2OH सोल्यूशन में आ रहा है। अच्छा, दोनों के हाफ सेल्फ पोटेंशियल दे रखे हैं, देखो Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे दे रखा है -0.76 वोल्ट। इसी तरह बच्चों Ag2O का रिडक्शन हो रहा है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है, उसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल इतना दे रखा है। तो सीधा सीधा पूछा है कि सेल्फ पोटेंशियल क्या होगा, तो यहां पर बच्चों हो रहा है ऑक्सीडेशन, है ना, यानी जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसका हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो बच्चों ये जिंक हो गया हमारे पास एनोड और यहां पर ये सिल्वर हो गया कैथोड। तो सीधे सीधे आपको अब फॉर्मूला लगाना है ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ऐसा कोई फॉर्मूला था। अच्छा, ई नॉट कैथोड की वैल्यू कितनी है 0.34 माइनस ई नॉट एनोड की वैल्यू कितनी है -0.76। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, पूछा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH इज इक्वल टू, तो किसके बराबर होगा। तो बच्चों अगर आपने कॉलरस लॉ पढ़ा होगा तो उसके बेसिस पे आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH ये किसके बराबर होता है बच्चों, आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4 प्लस और आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस, ये तो होता है। अच्छा, इस इक्वेशन को हम कैसे मालूम करेंगे, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनकी मोलर कंडक्टिविटी हमें मालूम होगी, ठीक है बच्चों। तो इसमें आंसर आ जाएगा डी। देखो, अगर NH4Cl की मोलर कंडक्टिविटी में NH4OH को प्लस करेंगे और NaCl को माइनस करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब देखो कैसे, तो सबसे पहले NH4Cl लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl, NH4Cl को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4 प्लस प्लस आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास पहली इक्वेशन, उसके बाद प्लस करना है, प्लस में दूसरी कौन सी है NaOH, तो NaOH को हम कैसे लिखेंगे, देखो NaOH, ठीक है। तो NaOH आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस, ठीक है, ये दूसरी, और इससे माइनस करना है NaCl को, तो NaCl को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब देखो बच्चों यहाँ का प्लस Cl यहाँ का माइनस Cl कट जाएगा क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, इसको अब यहाँ का Na प्लस यहाँ का Na प्लस कट जाएगा, तो बचा कौन OH और NH4OH, तो आपको सीधे सीधे ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो बच्चों आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द थ्री मेटल, XYZ तीन मेटल है, उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। देखो X का हमारे पास कितना है -1.2 वोल्ट, Y का हमारे पास कितना है 0.5 वोल्ट प्लस में, और Z का है -3.0 वोल्ट, ठीक है। अब पूछ रहा है बच्चों रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जितना माइनस होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले हमारे पास रिड्यूसिंग पावर माइनस किसकी ज्यादा है, Z की, तो Z पहले आ गया, उसके बाद क्या आना चाहिए बच्चों, X आना चाहिए, और उसके बाद क्या आना चाहिए, Y आना चाहिए। तो Z, X एंड Y आंसर हो जाएगा बी। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, यहाँ पर Cu+2 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट Cu+, उसके बाद Cu+ दोबारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट Cu,
सॉलिड। तो इन दोनों का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, एक ये है और एक ये है। और बच्चों हमें क्या निकालना है, इस सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जिसके लिए हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको हम ऊपर लिख देंगे। तो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा Cu सॉलिड। इसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए हम किसकी मदद लेंगे, डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं नंबर 3 इक्वेशन मान लेता हूं, और ये जो पहली इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ऐसे फॉर्मूला आता है। ई नॉट सेल निकालेंगे डेल्टा जी की मदद से। अब देखो बच्चों, यहां पर हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे रखी है, तो जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तब हमें इक्वेशन 3 मिलेगी, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे एडिंग ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 टू गेट इक्वेशन 3। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के गिब्स फ्री एनर्जी को प्लस करेंगे तब हमें जो है थर्ड वाले की गिब्स फ्री एनर्जी मिलेगी, और गिब्स फ्री एनर्जी मिल जाएगी तो हम ई सेल आराम से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गिब्स फ्री एनर्जी निकालना है। तो बच्चों फर्स्ट के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो होगा डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये तो हुआ। अच्छा अब देखो, तो यहां पर निकालेंगे डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन की वैल्यू कितनी है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो -1 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है 96500, लेकिन एफ को मैं केवल एफ ही लिख रहा हूं, ठीक है। देखो इंटू, अब ई सेल की वैल्यू कितनी है 0.15। तो बच्चों यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आएगी -0.15 एफ, ठीक है। दूसरे के लिए डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आएगी, दूसरे के लिए बच्चों डेल्टा जी की वैल्यू आएगी अगर आप देखोगे तो 0.50 एफ, इतनी आएगी। बात एक ही है क्योंकि वहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो अब हमें डेल्टा जी दोनों इक्वेशन के लिए मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो फाइनल डेल्टा जी है इक्वेशन 3 का डेल्टा जी, उसको मैं डेल्टा जी, चलो थर्ड लिखता हूं, इक्वल टू डेल्टा जी 1 प्लस डेल्टा जी 2, है ना, इनको ऐड कर दे रहा हूं। तो डेल्टा जी 1 कितना है हमारे पास -0.15 एफ, इसको इधर करो, प्लस -0.50 एफ, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा आगे जाके, देखो -0.15 -0.50, और एफ को हमने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी, दोनों प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा बच्चों -F0.65। ये हमारे पास डेल्टा जी फाइनल इक्वेशन जो इक्वेशन 3 है उसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब देखो हम फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, -F0.65 इक्वल टू माइनस एन, कितना हमारे पास ऊपर देखो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है तो एन इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 इंटू एफ इंटू ई सेल निकालना हमने, ठीक है। यानी ई नॉट जो सेल होगा वो होगा, तो हो जाएगा 0.65/2। तो यहाँ पे बच्चों आंसर हो जाएगा हमारे पास 0.325 वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है, यहां पर पूछा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर टिन। तो टिन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.15 और क्रोमियम के लिए बच्चों दे रखा है -0.4। अब इन दोनों को मिला के हम सेल बनाएंगे तो उस सेल का पोटेंशियल कितना होगा। सेल का पोटेंशियल कैसे मालूम करेंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड, ऐसे था, माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। अच्छा कैथोड कौन सा है बच्चों, जिसकी वैल्यू क्या है इस समय प्लस में है, तो टिन इस समय कैथोड की भूमिका निभाएगा, यानी टिन पर जो है रिडक्शन हो रहा है और क्रोमियम जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्रोमियम क्या होगा, एनोड होगा। तो देखो वैल्यू पुट अप करो, 0.54 माइनस 0.74, तो दोनों को आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 0.89 वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारे पास है
फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयन विद कॉपर मेटल द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाज फाउंड टू बी 0.46 प्लस में एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो डेल्टा जी नॉट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। अच्छा, ई नॉट सेल की वैल्यू हमें दे रखी है और एन की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो अगर सिल्वर और कॉपर की अगर हम बात करें, देखो बच्चों, कॉपर प्लस सिल्वर, ठीक है, तो यहां पर आता है कॉपर प्लस 2 एंड सिल्वर। तो सिल्वर बच्चों यहां पर 2 सिल्वर यूज होंगे, 1 कॉपर यूज होगा, यहाँ पर कॉपर और 2Ag सॉलिड। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, यानी n इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक। अब n की वैल्यू मालूम चल गई है, डायरेक्ट जो है फॉर्मूले में पुटअप करो, तो -2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी होती है 96500 इंटू ई सेल दे रखा है 0.46। तो बच्चों जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आएगा -88780 जूल पर मोल। और अगर इसको किलो जूल में चेंज करना है तो बच्चों ये हो जाएगा -88.78 किलो जूल पर मोल। तो 88 कहां पर दे रखा है बच्चों, ये देखिए पहला वाला आंसर है, -89 हो जाएगा। तो 78 को हम नियर बाय, इसको हम 89 मान सकते हैं ना, जूल पर मोल, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है इंक्रीज इन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है जब हम इसमें पानी मिलाते हैं यानी डाइल्यूट करते हैं। तो सीधी सी बात है, जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूट करोगे तो नंबर ऑफ आयन तो फिक्स होंगे, लेकिन बच्चों क्या होगा, उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी। तो इंक्रीज आयनिक मोबिलिटी, नंबर ऑफ आयंस कभी नहीं बढ़ेंगे क्योंकि नंबर ऑफ आयंस एक बार फिक्स हो गए। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, और 22 में क्या पूछा है देखिए, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ M/32 सोल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 8.0। यहां पर इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा है, तो हम यहां पर लिखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एक वीक मोनोबेसिक एसिड 8, ठीक है। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना है 400। अब बच्चों हमने इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट मालूम करना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब होता है Kc, और Kc इक्वल टू होता है C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। यहां पर बच्चों देखो अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहां पर एक वीक मोनोबेसिक एसिड है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा, 1 इज ग्रेटर देन अल्फा। तो 1 की वैल्यू अल्फा से ज्यादा है, तो नीचे क्या लिखेंगे हम अल्फा। तो Kc इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बस। अब हमें अल्फा मालूम करना है, तो अल्फा इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये तो होता है। तो हो जाएगा 8.0 बाई 400 इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -2। तो ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो Kc निकालो, Kc इक्वल टू C कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पर 1/32 इंटू अल्फा स्क्वायर, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इस पूरे को सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर -5। तो आंसर हो जाएगा ए। 23 एल्यूमिना इज रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस एट लो पोटेंशियल एंड हाई करंट। और यहां पर क्या क्या दे रखा है देखो, ये एक करंट की वैल्यू दे रखी है 4.0 इंटू 10 की पावर 4 एम्पियर करंट। तो दिया इसका मतलब I इक्वल टू 4.0 इंटू 10 की पावर 4 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। 6 आवर यानी T की वैल्यू भी दे रखी है 6 आवर, तो इसका मतलब क्या हुआ 6 इंटू 60 इंटू 60 सेकंड में हमें मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस, W की वैल्यू हमें करनी है, ठीक है। और एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट देगा 27। तो बच्चों देखो W इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट बाई 96500 इंटू Q, ये एक फॉर्मूला हमारे पास, और Q इक्वल टू होता है I इंटू T। सबसे पहले एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, तो ये देखते हैं कि एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनने में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है।
तो Al2O3 से हमें बनेगा 2Al का मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो देखो अब हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या हुआ बच्चों की इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम बाय क्या आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज यानी n। तो n कितने हैं हमारे पास 3 है। ठीक है, तो आप देखो फॉर्मूला कैसे लिखूंगा मैं। तो 27 इंटू क्यू क्या है I इंटू टी। तो I कितना है 4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू टी कितना है बच्चों 6 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, बाई n की वैल्यू नीचे लिखेंगे तो n की वैल्यू कितना है 3 इंटू 96500। तो जब इस पूरे को आप कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 8.05 इंटू 10 की पावर 4 ग्राम। तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास बी। क्वेश्चन नंबर 24, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन इन किलोजूल पर मोल एट 298 केल्विन। इनका फॉर्मेशन का स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी दे रखी है। किस किस की है देखो -237.2 -394.4 एंड -8.2 फॉर H2O CO2 एंड पेंटेन। तो सबसे पहले इनका डेल्टा जी लिखो। डेल्टा जी किसके लिए है ये वाटर के लिए। वाटर के लिए कितना है बच्चों डेल्टा जी -237.2। उसके बाद डेल्टा जी किसके लिए CO2 के लिए। CO2 के लिए कितना डेल्टा जी है -394.4। और उसके बाद बच्चों डेल्टा जी किसके लिए पेंटेन के लिए तो C5H12 इसके लिए डेल्टा जी कितना दे रखा है -8.2। तो हमने सबसे पहले सबकी गिब्स फ्री एनर्जी लिख दी है। उसके बाद क्या बोल रहा है देखो द वैल्यू ऑफ ई सेल फॉर द पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाँ, तो अब हमें इसके बेसिस पर पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल पोटेंशियल मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल बनाएंगे C5H12 और इसको हम जो है ट्रीट करेंगे 10H2O से। तो ये तो बच्चों यहां पर बनेगा देखिए 5CO2 प्लस 32H प्लस 32 इलेक्ट्रॉन। अब O2 के लिए हम कैसा करेंगे 8O2 प्लस 32H प्लस 32 इलेक्ट्रॉन यानी पेंटेन जो है CO2 में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो क्या बनेगा यहां पर बच्चों 16H2O। ठीक है, तो इन दोनों को हम ओवरऑल रिएक्शन में कैसे ले सकते हैं C5H12 प्लस 8O2 5CO2 प्लस 6H2O प्लस 6H2O और इसकी हमें बच्चों ई सेल वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, और हमें गिब्स फ्री एनर्जी दे रखी है। तो अब बच्चों जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इससे हम जो है ई सेल वैल्यू निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ गिब्स। तो हमारे पास किसी रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी कैसे निकालेंगे रिएक्शन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी बराबर गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो अब देखो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास CO2 और H2 है, इनकी गिब्स फ्री एनर्जी ऊपर दे रखी है। तो देखो प्रोडक्ट है 5 इंटू CO2 का कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पर 394 प्लस 6H2O। तो 6 इंटू H2O की कितनी दे रखी है बच्चों 237.2 ये हो जाएगा। अब इसको तो रखो आप प्रोडक्ट में। अब रिएक्टेंट हमारे पास क्या है रिएक्टेंट है हमारे पास पेंटेन एंड ऑक्सीजन। तो पेंटेन का कितना दे रखा है बच्चों 8.2 तो -8.2 प्लस ऑक्सीजन का गिब्स फ्री एनर्जी कितनी होती है 0। तो यहां पर हम लिखेंगे 0। तो बच्चों जब इस पूरे को आप कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 3395.2 प्लस 8.2 और जब बच्चों आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा
3395.2 प्लस 8.2 और ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 33.87 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल। अब हमें डेल्टा जी मालूम चल गया, अभी सेल मालूम आराम से हो जाएगा। तो बच्चों देखो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। तो डेल्टा जी हमारे पास कितना आया 33.87 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल टू माइनस एन, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं बच्चों 32। तो हो जाएगा 32 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है 96500। तो बच्चों ई नॉट सेल निकल के आ जाएगा यहाँ पर 1.09 वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 कॉलर्स लॉ। कॉलर्स लॉ स्टेट दैट, तो बच्चों सारे ऑप्शन अगर आप सही से पढ़ोगे तो यहां पर कॉलर्स लॉ क्या बोलता है, तो कॉलर्स लॉ बोलता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, उसके मोलर आयनिक कंडक्टेंस के बराबर होता है। तो यहां पर बच्चों हो जाएगा हमारे पास ए प्लस एंड मोलर आयन कंडक्टेंस ऑफ बी माइनस, ये तो हुआ। तो अगर आप सारे ऑप्शन को सही से पढ़ोगे तो बच्चों यहां पर आंसर आ जाएगा डी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हाटएवर बी द नेचर ऑफ द अदर आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो पहला वाला ऑप्शन भी इन्होंने बिल्कुल सेम लिखा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हाटएवर बी द नेचर ऑफ द अदर आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ए और बी यहां पर दोनों आंसर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 26। यहां पर एक रिएक्शन दे रखी है और उन दोनों रिएक्शन के लिए दो रिएक्शन दे रखी है, दोनों रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। ये पूछा है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। तो देखो FeCN6 -4 इसके लिए वैल्यू इतनी है, Fe2+ के लिए वैल्यू इतनी दे रखी है, ठीक है। Fe3+ की वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन बच्चों अगर हम इसका रिवर्स करें, देखो Fe3+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन माइनस तो हो जाएगा Fe2+, तो इसके लिए वैल्यू इसकी रिवर्स हो जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस 0.77, ठीक है। Fe3+ के लिए प्लस 0.77 हो जाएगा, ठीक है। और FeCN6 3- के लिए ये उल्टा हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा। तो देखो FeCN6 3- के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों प्लस 0.35, ठीक। अब बच्चों यहां पर पूछा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन सा लग रहा है आपको, ये देखो +77, तो आंसर हो जाएगा बच्चों Fe3+। नेक्स्ट द इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल इज गिवन बाय, तो बच्चों इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, और इसकी वैल्यू होती है डेल्टा जी बाई डेल्टा एच इंटू 100, परसेंटेज में निकालते हैं। तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28, और यहां पर हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है फॉर द रिएक्शन, और ई नॉट हमें दे रखा है। तो बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट के बीच में पहले रिलेशन मालूम करते हैं। देखो तो यहां पर आता है आर टी इनवर्स लॉग केसी, इनवर्स लॉग केसी, यहां पर केसी का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है, ऐसे आता है। अब देखो अगर हमें केसी निकालना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनवर्स लॉग केसी इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल इक्वल टू आर टी, और बच्चों आर टी और एफ को कैलकुलेट करने से क्या वैल्यू बनती है 0.0591। तो इसकी जगह में हम लिखेंगे देखो इनवर्स लॉग के सी एन इंटू ई सेल बाई 0.0591, और यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो एन की वैल्यू 2 होगी। ई नॉट कितना हमारा 0.46 और नीचे है 0.0591, तो यहाँ पर बच्चों आ जाता है
15.56। और बच्चों जब आप देखो इनवर्स लॉग के सी इक्वल टू 15.56 को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो है के सी की वैल्यू आ जाएगी 3.68 इंटू 10 की पावर 15। तो 3.86 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। तो आंसर हो गया बच्चों सी। क्वेश्चन नंबर 29। तो यहाँ पर बच्चों दो सेल दे रखे हैं और उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है ए के और ए के, और पूछा है इसका ईएमएफ हमें मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात करेंगे किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखो बच्चों Fe इलेक्ट्रॉन दे रहा है और Fe2+ बना रहा है +2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं। ठीक है, तो ये एनोड की वैल्यू हमें दे रखी है, तो कितनी दे रखी है बच्चों, -0.4441। दूसरा हमारे पास है देखो बच्चों यहाँ पर Fe3++1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे दे रखा है बच्चों Fe2+। तो यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है, तो वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है बच्चों, 0.771। तो एक एनोड बना दिया, एक कैथोड बना दिया। अब ईएमएफ कैसे मालूम करेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, है ना, ये तो आपको मालूम है। तो कैथोड की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, 0.771 माइनस 0.441, तो दोनों को जोड़ देंगे तो बच्चों ये आ जाएगी 1.212 वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा डी। ए हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज, एक सेल बनाया है और ये बोल देंगे उसका ईएमएफ हमने इतना मेजर किया, तो सेल रिएक्शन क्या होगी। देखो बच्चों सेल रिएक्शन वेरी सिंपल है। सेल को हम कैसे लिखते हैं, देखो मेटल और इस तरह लिखते हैं और मेटल आयन, है ना, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज और देन लिखते हैं मेटल आयन और देन मेटल, ऐसे कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर मेटल को मैं ए मान लो तो मेटल आयन को क्या मानना पड़ेगा, A+ मानना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा मेटल आयन क्या है, B+ है और B। तो इस रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों A और प्लस B+। ठीक है, तो A+ हो रहा है और B आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों A। जैसे जिंक और कॉपर के केस में हमने किया था वैसे ही करना है। नेक्स्ट हमारे पास है 31, पूछा है 4.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम is deposited at cathode from the Al3+ solution by a certain quantity of electric charge. The volume of hydrogen produced at STP from H ion in the solution by the same quantity of electric charge will be. और यहाँ पर फैराडे का सेकंड लॉ हम इस्तेमाल करेंगे कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। कितना मास डिपॉजिट होगा, कितना मास लिबरेट होगा, वो इसके इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला बनाएंगे बच्चों। तो देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, देखो वेट ऑफ एल्यूमिनियम यानी वेट ऑफ एल्यूमिनियम बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना हमें दे रखा है, 4.5 ग्राम, और वेट ऑफ हाइड्रोजन हमें मालूम करना है यानी HW हमें मालूम करना है, इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना दे रखा है, 27। तो 27/3 हो जाएगा, 27/3। 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें एक्सचेंज होते हैं बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है और इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 4.5 H का वेट इक्वल टू 9। तो हाइड्रोजन का वेट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 0.5 ग्राम। तो अब हमने बच्चों ये देखना है कि 0.5 ग्राम हाइड्रोजन के वेट में कितना वॉल्यूम होता है। तो देखो हम यहां पर बात करेंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वेट कितना, वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। ठीक है बच्चों,
और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 22.4 लीटर। ये तो हुआ। तो अभी हमने कितना ग्राम दे रखा है, 0.5 ग्राम। तो 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 22.4 इंटू 0.5 बाई 2, ये हो जाएगा बच्चों 5.6 लीटर। तो आंसर हो जाएगा